नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत की समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासभा में भारत ने पाकिस्तान को दिया माकूल जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय राजनयिक मिजिटो ने पाकिस्तान के आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर, पाकिस्तान करता है आतंकवाद प्रायोजित। प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा खुलासा। कहा, पीएफआई के विदेशी सदस्यों ने प्रवासी भारतीयों के खातों में भेजी राशि। पैसा कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को हुआ स्थानांतरित। पीएफआई का मकसद था विदेशी वित्तपोषण से संबंधित कानून से बचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में ऐतिहासिक पड्डल मैदान से विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। ब्रिटेन में मंदी का खतरा बरकरार। संकट को कम करने सरकार ने टैक्स में की पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी कटौती। पाउंड में आई रिकॉर्ड गिरावट। और बारिश से बाधित दूसरे टी20 में भारत ऑस्ट्रेलिया से जीता। अपने करियर के आखिरी मैच में हारे महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर आंसुओं के साथ किया टेनिस को अलविदा। और आइए अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज भारत ने पाकिस्तान के झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजिटो विनिटो ने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए। अपने कृत्यों को छिपाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का खुले रूप में दुरुपयोग किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश जो दावा करता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, वो कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा और न ही मुंबई आतंकवादी हमले के योजनाकारों को आश्रय देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मंच से कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। It is regrettable that the Prime Minister of Pakistan has chosen the platform of this august assembly to make false accusations against India. He has done so to obfuscate misdeeds in his own country and to justify actions against India that the world considers unacceptable. A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism, nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack, disclosing their existence only under pressure from the international community. Such a country would not make unjustified and untenable territorial claims against neighbors. It would not covet their lands and seek to illegally integrate them with its own. But it is not just about the neighborhood that we have heard false claims today. It is about human rights, about minority rights, and about basic decencies. When young women in the thousands from the minority community are abducted as an SOP, what can we conclude about the underlying mindset? Mr. President, the desire for peace, security, and progress in the Indian subcontinent is real. It is also widely shared, and it can be realized. That will surely happen when cross-border terrorism ceases, when governments come clean with the international community and with their own people, when minorities are not persecuted, and, not least, when we recognize these realities before this assembly. I thank you. और आइए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया वो कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि पाकिस्तान अपने खोखले जो वो दावे करता है उन पर एक बार फिर से बेनकाब हुआ।
देखिए, निश्चित तौर पे अमृता, जब भी कोई ऐसा मौका होता है, खास करके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब महासभा होती है, उस समय पाकिस्तान की एक पुरानी तरकीब है कि उस समय वो जम्मू कश्मीर का मामला उठाते हैं, और सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि भारत के खिलाफ बहुत तरह के आरोप और विश्वमंडन करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है, वो होता है कि उसमें द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठाने की एक तरीके से कहें कि नियम है, एक तरह की परंपरा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस परंपरा को तोड़ता है। जी। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में एक व्यवस्था है कि अगर किसी देश के खिलाफ या किसी देश पर कोई आरोप लगाता है, तो उसके उस संबंधित देश को जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया उसे राइट टू रिप्लाई मिलता है, और राइट टू रिप्लाई के तहत उसे अब उन बातों की के बारे में बताने की छूट रहती है कि जिन बातों पर किसी देश ने सवाल उठाया है। जी। और इसी राइट टू रिप्लाई के तहत भारत के जो यंग डिप्लोमेट हैं, उन्होंने ये बात बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो पूरे आरोप हैं बिल्कुल तथ्यहीन आरोप हैं, और पाकिस्तान अपने यहाँ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ लगातार इस मंच का उपयोग करता रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला उठाया, बल्कि एक बड़ा मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का जो मुद्दा है, जिस पर तकरीबन दुनिया के सभी देशों की सहमति है कि वर्तमान स्थिति के अनुरूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, उस सहमति के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई नया प्रवेश होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी, खराब हो जाएगी। तो इस तरह की बकवासें किया है शहबाज शरीफ ने। तो निश्चित तौर पे भारत का जो राइट रिप्लाई है बहुत ही मौजूद है। अब इसके बाद परंपरा यह भी होती है कि पाकिस्तान को भी एक मौका मिलेगा और उसके बाद भारत को एक और मौका दिया जाएगा राइट रिप्लाई का। 2 मौके दोनों देशों को दिए जाते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात अमृता, मैं ये बता दूं कि अभी शाम में, आज रात में भारतीय समय के मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, वो बड़ी तफसील से भारत की बातें रखेंगे और निश्चित तौर पे जो आतंकवाद का मुद्दा है उस मुद्दे पे भी अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल अखिलेश, यही मेरा अगला सवाल था कि आज का दिन महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर, क्योंकि विदेश मंत्री आज अपना संबोधन देंगे और पाकिस्तान को लेकर वो जवाब भी दे सकते हैं। कितना जरूरी है कि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के सभी मुल्क लामबंद हो, क्योंकि जिस तरीके की बातें वो हमेशा से करता आया है और उसका जो झूठ है वो सबके सामने एक बार नहीं कई बार आ चुका है। निश्चित तौर पे अमृता, जो बहुत ही जरूरी बात होती है, क्योंकि देखिए आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा है और दुनिया के सभी देशों में तकरीबन इस बात की आम सहमति है कि आतंकवाद से लड़े बिना दुनिया में विकास का रास्ता जो है कभी प्रशस्त नहीं होगा। और आतंकवाद को राजनीतिक उपयोग की वस्तु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसकी धरातल तो देश में होता है, समाज में होता है, लेकिन इसके जो पंख है वो पूरी दुनिया में फैलते हैं और ये पंख जो है जो विश्व बरसाते हैं पूरी दुनिया में। तो इस मामले पे निश्चित तौर पे एक तरीके से कहें कि दुनिया में आम सहमति भी है कि आतंकवाद को स्पॉन्सर बिल्कुल, ये आम सहमति है, बस इस पे काम किए जाने की जरूरत है। अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि वक्त की कमी है। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से दुनिया के नेताओं को संबोधित करेंगे। संभावना है कि विदेश मंत्री जयशंकर आज पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं। विदेश मंत्री पिछले 4 दिनों में 50 से ज्यादा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने आतंकवाद को लेकर चीन को भी घेरा है। विदेश मंत्री ने 2 टूक कहा कि भारत का यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं होना वैश्विक निकाय के लिए सही नहीं है। अब तक उच्च स्तरीय सत्रों में भारत ने आतंकवाद पर अंकुश, शांति, रक्षा, जलवायु परिवर्तन रोकने संबंधी कार्यक्रम और कोविड-19 टीके के समान वितरण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। भारत के लोग आज यूएनजीए में होने वाले उनके संबोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री रविवार को अमेरिका पहुंचे थे। आज विदेश मंत्री एक विशेष कार्यक्रम इंडिया @75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में भारत की विकास यात्रा और न्यूयॉर्क में दक्षिण सहयोग में योगदान पर चर्चा होगी। और इसी बीच विदेश मंत्री ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। बैठक में इंडो पैसिफिक मुद्दों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई। उन्होंने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में ऐतिहासिक पड्डल मैदान से विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री पड्डल मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। युवा विजय संकल्प रैली को लेकर प्रदेश के युवाओं में काफी उत्साह है। प्रदेश के कोने कोने से 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेंगे। पीएम का पड्डल में देव ध्वनियों के साथ स्वागत किया जाएगा। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सीएम जयराम ठाकुर उन्हें कुल्लवी शॉल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों ने आयोग की टीम को सुझाव देते हुए जल्द और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की अपील की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात की और इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजी और स्वास्थ्य सचिव के साथ बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। आज हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग की थी। सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके यहाँ के पदाधिकारी लोग आए थे। सबसे पहले उनसे हम लोगों ने जानकारी ली थी कि उनकी क्या कहना है, कैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। और उसके बाद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हमने बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राजनीतिक समर्थन प्राप्त शहरी नक्सलियों और विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध के निर्माण को सालों तक रोके रखा और ये कहते हुए अभियान चलाते रहे कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों से अपील की कि वो ये सुनिश्चित करें कि व्यवसाय को सुगम बनाने या जीवन को आसान बनाने वाली परियोजनाओं को केवल पर्यावरण के नाम पर अनावश्यक रूप से रोका ना जाए। कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने की हसरत के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया और आरजेडी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं, इसलिए उन्होंने जाति आधारित राजनीति के लिए समाजवाद को त्याग दिया। अमित शाह ने कहा कि हम सेवा और विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं, स्वार्थ और सत्ता की राजनीति में नहीं। अमित शाह बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई सदस्यों ने एजेंसियों की पकड़ में आने से बचने के लिए भारत के प्रवासी भारतीयों के खातों में पैसे भेजे, जिसे बाद में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को भेजा जा रहा था और इसका मकसद विदेशी वित्तपोषण से संबंधित कानून से बचना था। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इस नेटवर्क में पीएफआई के संगठित कैडर के अलावा विदेश में बसे कई अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, जो मजहब के नाम पर कट्टरपंथी संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापे मारे और उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। विदेशों से फंड वही संस्था ले सकती है जिसने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार में अपना पंजीकरण कराया हो। पीएफआई ने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसलिए वो विदेशों से पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी भी तरह से अधिकृत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो निश्चित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में एकता पर जोर देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि चाहे जो भी चुनाव जीते, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस के नेतृत्व के संदर्भ में राहुल गांधी के एक व्यक्ति
एक पद वाले बयान और चुनाव जीतने की सूरत में मुख्यमंत्री के रूप में उनके संभावित उत्तराधिकारी के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने कहा कि मौजूदा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान में पार्टी मामलों के प्रभारी अजय माकन इस संबंध में फैसला लेंगे। कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। और अब बात मौसम की। मॉनसून बीतने के बाद भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे इन राज्यों में बारिश का अनुमान है। पूरे दक्षिण और पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर के ऊपर कम स्तर का चक्रवात बना हुआ है और यही कारण है कि इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यूपी, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के लिए 25 सितंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में शनिवार को भी येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिसका असर जो है वो यातायात पर पड़ा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह 11 बजे हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर सद्भावना सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद दोपहर में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यकता नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। उनका दूसरा दिन है। वे आज सुबह 9:30 बजे किशनगंज में बूढ़ी काली माता मंदिर में पूजा करेंगे। किशनगंज में एसएसबी कैंपस बीओपी का दौरा करेंगे और भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बीएसएफ कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय आज से छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित कर रहा है। उम्मीदवार प्लेसमेंट ड्राइव के लिए डीयू की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति दे दी है। उद्धव ठाकरे गुट ने बीएमसी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे जनाक्रोश आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। पुणे के तालेगांव में वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर संयंत्रों को पड़ोसी राज्य गुजरात में भेजे जाने से होने वाले नुकसान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होगा। हैदराबाद के ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन एम श्रीनिवास को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति की मांग के मुद्दे पर राज्य के 6 नाराज और असंतुष्ट समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालयों पर एनआईए की छापेमारी के बाद कर्नाटक में कम से कम 14 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। और सेवा पखवाड़ा के तहत अखिल भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघ और भारतीय दिव्यांग क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड वाराणसी में आईआईटी मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच देश के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 50 ओवर के मैच का आयोजन करेगा। और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान और यूक्रेन को लेकर चीन के खिलाफ अपने राजनयिक प्रयास को तेज किया है। बाइडेन प्रशासन ने ताइवान के खिलाफ भड़काऊ कार्रवाई को समाप्त करने के लिए चीन पर दबाव बनाने की अपनी कोशिशों को तेज कर दिया। वहीं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के किसी भी सक्रिय समर्थन के बारे में उसे चेतावनी दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने चीनी समकक्ष के साथ दोनों मसलों पर बातचीत की।
लेबनान के त्रिपोली शहर से आई नाव के सीरिया तट पर डूबने के कारण अब तक 70 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। नाव में करीब 120 से 170 यात्री सवार थे और इन यात्रियों में सीरियाई, लेबनानी, फिलिस्तीनी लोग शामिल थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग शामिल थे। तलाश और राहत अभियानों में जुटी टीम के मुताबिक अभी तक 70 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा अभी भी तलाशी अभियान जारी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद, सुप्रीम कोर्ट परिसर और राष्ट्रपति सचिवालय सहित कोलंबो में कई प्रमुख स्थानों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया। परिसर में किसी भी तरह के विरोध या आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस कदम के बाद प्रमुख सरकारी भवनों के परिसरों के पास किसी भी क्षेत्र में कार पार्किंग पर भी रोक लग गई है। ईरान में सरकार के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए और इसी बीच पिछले 8 दिनों से जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 50 तक हो गई है। हालांकि सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या 17 बताई जा रही है। आपको बता दें कि ईरान में नैतिकता पुलिस के जरिए पकड़ी गई एक युवती की मौत को लेकर हो रहे प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के निकट हुए धमाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। हाल के महीनों में मस्जिदों के पास हुए धमाकों के सिलसिले में ये ताजा मामला सामने आया। इसमें कई धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। मरने वाले सभी आम नागरिक हैं, वहीं घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। धमाके वाले स्थान काबुल में ग्रीन जोन उसे कहा जाता था और यहाँ कई विदेशी दूतावास और नाटो कार्यालय थे। इस पर अब सत्ताधारी तालिबान का नियंत्रण है। रूस ने अपने कब्जे में आए यूक्रेन के क्षेत्रों में शुक्रवार से जनमत सर्वेक्षण शुरू कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन इलाकों पर कब्जे को वैधता दिलाने के लिए ये कवायद कर रहे हैं। उधर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इस सर्वेक्षण को अमान्य बताकर खारिज किया। वहीं यूक्रेन का कहना है कि इस सर्वेक्षण में सिर्फ अलगाववादी ही हिस्सा ले रहे हैं। ये सर्वेक्षण लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसोन और जापोरिज्जा इलाके में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस जनमत संग्रह का यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसकी व्यापक निंदा की है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की सुर्खियों पर। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक 5 महीने से लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। वहीं महंगाई भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। दुनिया के ज्यादातर देशों में महंगाई 8% से ऊपर बनी हुई है। अमेरिका में यह अगस्त में 8.3% रही, यूके में 9.9% और ब्रिक्स देशों में महंगाई दर 8% से ऊपर रही। जानकारों का मानना है कि विकसित देशों से लेकर विकासशील देश उच्च महंगाई से लड़ने के लिए ज्यादा दरों को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका सहित चीन, जापान, भारत और अन्य देशों ने 1 से 2% तक दरों को बढ़ाया है। इस महीने भी 1 दर्जन देश दरें बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। और ब्रिटेन में लिज ट्रस की अगुवाई वाली नई सरकार ने टैक्स में पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी कटौती का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान का असर ब्रिटिश करेंसी पाउंड पर पड़ा है। ब्रिटिश पाउंड पिछले 37 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत $1.11 पर पहुंच गई है, जो कि 1985 के बाद का सबसे निचला स्तर है। 1972 के बाद से ये ब्रिटेन की अब तक की सबसे बड़ी टैक्स कटौती है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच को टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। बारिश के चलते मैदान गीला होने की वजह से मैच करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ और ओवरों की संख्या भी 20 से घटकर 8 कर दी गई। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने नाबाद 46 रनों की कप्तानी पारी खेली। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में अब दोनों टीमें 1-1 की
बराबरी पर आ गई हैं। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सीरीज में बराबरी पर हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। इधर भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला टीम की कोशिश तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी। सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से और दूसरे मैच को 88 रन से भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया था। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट लेवल कप में हार के साथ टेनिस से संन्यास लिया। इस अंतिम टूर्नामेंट में फेडरर ने राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाई। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के साथ हुए मुकाबले में 4-6, 7-6, 11-9 से फेडरर को हार का सामना करना पड़ा। टेनिस कोर्ट के बीच में खड़े होकर उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद नोवाक जोकोविच से मिले। इस दौरान राफेल नडाल भी फेडरर की विदाई के पलों को महसूस कर भावुक नजर आए। It's been great. It's been so much fun. It's been amazing. Thank you, everybody. I've had so many people cheer me on, and you guys here tonight means the world. और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। 24 सितंबर 2007 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत ने एक नए युग का सूत्रपात किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को फाइनल में हराकर T20 संस्करण का पहला विश्व कप अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए थे। टीम इंडिया के लिए गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए। इसके साथ ही इरफान पठान और आरपी सिंह के 3-3 विकेटों के दम पर भारत ने इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच मिला। 24 सितंबर साल 2014 को भारत के अंतरिक्ष शोध में एक कालजयी घटना का उदय हुआ। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने पहले ही प्रयास में अपना मंगल अभियान पूरा किया। साल 2014 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के उपग्रह मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसरो को बधाई दी। भारत ने इस मिशन पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो बाकी देशों के अभियानों की तुलना में सबसे ज्यादा किफायती हैं। इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के इसरो केंद्र में मौजूद रहे। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। 24 सितंबर साल 1861 को भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म बम्बई यानी आज के मुंबई में हुआ था। मैडम कामा के नाम से मशहूर भीकाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। भीकाजी ने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम किया। भीकाजी को जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए याद किया जाता है। वर्ष 1906 में लंदन में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और वीर सावरकर से हुई, जहां लंदन में रहते हुए वह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रहीं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई थे। भारत सरकार ने देश के प्रति भीकाजी कामा के समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया।